Good morning, dear students. Today we start the chapter number 10, and the name of the chapter is gravitation. So the very first question that arises in our mind is that what is gravitation? सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा जब हम इस चैप्टर का नाम सुनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आता है कि ग्रेविटेशन क्या है। इसकी मैं आपको एक स्टोरी बता दूँ। एक दिन क्या हुआ, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल ट्री के नीचे बैठा। तो सडनली एक एप्पल आके न्यूटन के सिर पे गिर गया। तो न्यूटन ने सोचा कि ये एप्पल मेरे सिर पे ही आके क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया। इसका क्या कारण है कि अगर कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो ग्राउंड पे ही आके गिरती है, इसका क्या रीज़न है। ऐसे उसके मन में और क्वेश्चंस आए कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो जब वो मून अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है तो वो अर्थ की एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही क्यों रोटेट कर रहा है, वो सीधा क्यों नहीं निकल जा रहा। और जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, वो रोटेट ही क्यों कर रहे हैं, वो सीधे क्यों नहीं चले जाते। तो ये सारे क्वेश्चंस न्यूटन के दिमाग में। तब उसने कहा कि जो ये रीज़न है, जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ रही है, इसका रीज़न है ग्रेविटेशन पुल। ग्रेविटेशन क्या है, ये एक फोर्स है जो सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर हमने ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशन की डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स इट बाय एन अनसीन फोर्स। अर्थ सभी चीज़ों को एक फोर्स के दोबारा अपनी तरफ खींच रही है। अनसीन फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं दे रही कि कहाँ लग रही है, बट सभी चीज़ें क्या हो रही है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये अट्रैक्शन फोर्स है उसी को हमने ग्रेविटेशन का नाम दिया। जो अर्थ किसी चीज़ के ऊपर एक फोर्स लगा रही है जिसके कारण सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर आके गिर रही हैं, उसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है कि जो प्लैनेट्स हैं या मून है वो रोटेट कर रहा है, वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी कारण वो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे ये अर्थ है, मून इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये मून ऐसे सीधा क्यों नहीं निकल जा रहा ऐसे। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कि जैसे वो सीधा जा रहा है उसको ग्रेविटेशन पुल फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, फिर वो ऐसे जाता है। अगर यहाँ से सीधा जाएगा फिर जो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स होगी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो जिसके कारण जो मून है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता है। ठीक है, कोई चीज़ जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वहाँ पे एक फोर्स लगती है जो इसके सेंटर की तरफ होती है। एक किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए जो इसके सेंटर की तरफ होगी, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। किसी भी बॉडी को अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहते तो वहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपेटल फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए रोटेट करती है और इट एक्ट टुवर्ड्स सेंटर। और जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ एक्ट करती है। अब सेंट्रीपेटल फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, अ फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। तो अब देखो, अब इससे क्या क्लियर होता है कि अर्थ के अराउंड कोई चीज़ घूम रही है, उसका क्या कारण है, ग्रेविटेशन फोर्स। इसीलिए अब वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो इसका रीज़न क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, कोई चीज़ अर्थ के अराउंड रोटेट कर रही है, वो उसके पास क्यों रोटेट कर रही है, तो इसका कारण है ग्रेविटेशन फोर्स, तो उसकी तरफ वो खींच रही है। और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इसका क्या कारण है, सेंट्रीपेटल फोर्स।
ऐसी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो उनका क्या कारण है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमें दो बॉडीज़ हैं, मान लो एक ये है, इन दोनों के बीच में भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे और इस टेबल के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे और ब्लैक बोर्ड के बीच में भी कुछ ग्रेविटेशनल पुल है, क्योंकि हम अर्थ पे हैं तो अर्थ तो हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करती है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल है। तो किसी बॉडी के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, हम इसको कैसे फाइंड करें? ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया और उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल क्यों बोला? क्योंकि ये हर जगह पे एप्लीकेबल है कि अगर कहीं पे ग्रेविटेशनल पुल है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी टू ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है? उन टू बॉडीज के मासेस के ऊपर। मान लो मेरे पास एक बॉडी है जिसका नाम A है और उसका मास कितना है? कैपिटल M। ठीक है, एक दूसरी बॉडी है जिसका नाम है B और उसका मास है स्मॉल m। एक कैपिटल M है और एक स्मॉल m। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है, वो कहता है कि अगर मैंने A और B के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करना है तो कैसे करें? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A और B के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट। हम इन दोनों बॉडी की मासेस का प्रोडक्ट करेंगे तो उसके प्रोपोर्शनल होगी ये ग्रेविटेशनल फोर्स। सो F इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between them। Directly proportional है product of the masses and inversely proportional है जो इन दोनों bodies के बीच का distance है उसकी square के inversely proportional to। ठीक है, तो अगर हम इसकी statement पढ़े universal law of gravitation की, तो according to this law the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। Force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to distance, square of the distance between them। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो फोर्स किसकी इक्वल आ जाएगी? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m into m डिवाइड बाय d स्क्वायर। ठीक है, m क्या है? a और b का मास है, d क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और हमें पता है कि जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आता है। तो जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन पे इक्वल टू लिख रही हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको g लिखते हैं, कैपिटल G। तो फोर्स क्या बन जाएगा? g m by d स्क्वायर। और ये g क्या है? कैपिटल G क्या है? इट इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर हमने किसी टू बॉडीज के बीच में फोर्स फाइंड करनी है तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं टू बॉडीज के बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूँ, d को मैं इंक्रीज कर दूँ तो फोर्स क्या होगी? d को मैं इंक्रीज कर दूँ, बढ़ा दूँ, डिस्टेंस दोनों बॉडीज के बीच का मैं बढ़ा दूँ, इंक्रीज कर दूँ, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स d को इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स क्या होगी? डिक्रीज होगी। चीज़ें एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत कम होगी। अगर मैं डिस्टेंस उनके बीच का कम कर दूँ
डिस्टेंस को डिक्रीज कर दूं, तो उन दो चीज़ों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो डिस्टेंस इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज होगी, डिस्टेंस को डिक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं मासेस को इंक्रीज कर रही हूँ, डबल कर रही हूँ, तो फोर्स भी चेंज होगी, फोर्स भी इंक्रीज होगी। मासेस को मैं कम कर रही हूँ तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, कई बार हमें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चे मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको ये वैल्यू लर्न करनी है। G is equals to 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में कई बार गिवन होता है, कई बार नहीं होता, तो आपको ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कि जो G है उसके यूनिट्स क्या हैं। तो हमें पता है, अगर मैं इस फॉर्मूला को रीअरेंज करूँ तो G क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय एम इंटू एम। तो हमें पता है कि जो फोर्स है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन, और जो डिस्टेंस है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, और इसके क्या होंगे, 2 बार मास है, मास इंटू मास केजी स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स क्या आ जाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। तो ऐसे हम यूनिट को याद रखना भी ज़रूरी नहीं है, बट अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम इजीली यूनिट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हमें किसी भी 2 बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। और कई बार क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस को अगर मैं हाफ कर दूँ तो ये फोर्स क्या होगी। अब देखो, अगर मैं डिस्टेंस d को हाफ कर दूँ तो d की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, g m डिवाइड बाय d बाई 2 स्क्वायर। d बाई 2 का स्क्वायर करूँगी तो ये बन जाएगा g m d स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये आ जाएगा। ये तो पहली वाली फोर्स है। तो अगर मैं डिस्टेंस को हाफ करती हूँ तो फोर्स क्या हो जाती है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। डिस्टेंस को हाफ करने से फोर्स क्या होगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर बोलते हैं डिस्टेंस को डबल करने, तो मैं d की जगह पे क्या लिख दूंगी, 2d स्क्वायर। 2d का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4d स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस को डबल करूंगी तो फोर्स 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि डिस्टेंस को आपने ट्रिपल कर दिया या 1/3 कर दिया तो फोर्स कितनी चेंज होगी। तो इसकी हेल्प से आप d की जगह पे उतनी वैल्यू पुट कर दोगे। ऐसे कई बार मास में आ जाता है, मास को डबल कर दिया तो फोर्स कितनी चेंज होगी, m की जगह पे 2m लिख देंगे हम। ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पे आपको अर्थ का मास गिवन है, मून का मास गिवन है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है। आपको अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है, G/m/d²। सारी टर्म्स की वैल्यू पुट करूंगी, G की वैल्यू पुट करूंगी, m की वैल्यू पुट करूंगी, अर्थ के मास की वैल्यू पुट करूंगी, मून की वैल्यू पुट करूंगी, मून के मास की, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर करूंगी। सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो उन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के लिए है। आपने इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज को फिल करना है और उसको सॉल्व करके अर्थ और मून के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करना। तो आज तक की क्लास में हम ये करेंगे और आपके लिए जो होमवर्क है आपने इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को कंटिन्यू करें। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।